अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं ये कहना चाहती थी कि कोई ज़रूरत हो, कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना, लेकिन गर्दन अकड़ा कर नहीं, गर्दन झुका कर, क्योंकि झुकी हुई गर्दनें मुझे पसंद आती हैं और लोग मेरे सामने आते हुए गर्दनें झुकाए ही रखते हैं। एक लम्हे के लिए फिर दिल में एक जुनून सा उभरा और सोचा था कि मैंने उन्हें जवाब दूं, लेकिन फिर अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो वैसे भी आपका छोटा हूँ दानी सरकार, मैं आपके सामने गर्दन क्यों उठाऊँगा। हाँ, तमाम लोग इसीलिए कट कर रह गए हैं, वो मेरी हैसियत को नहीं समझते। तमाम लोगों से आपकी क्या मुराद है? तुम्हारे ख़ानदान वाले जो मेरे सामने एहसास कमतरी का शिकार हैं। चलिए, ये भी तज़किरा आपने कर दिया। मैं आपसे फिर ये सवाल करूंगा दानी सरकार कि यहाँ हमारे ख़ानदान वालों में कौन कौन है? तो मुमताज़ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि वह सब से कटे हुए हैं, बल्कि यहाँ सब एक दूसरे से कटे हुए हैं और कोई किसी से नहीं मिलता, इसलिए उन्हें उनके पते भी नहीं मालूम। मुमताज़ इसी तरह के इंसान हैं, जबकि बाकी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे पास भी अगर कोई अपनी ज़रूरत लेकर आ जाता है तो मैं उसे अपने शोहर का रिश्तेदार समझकर इनकार नहीं करती। मसलन तुम्हारी फूफी और फूफा, जहां आरा बेगम तुम्हारी फूफी हैं और तुम्हारे फूफे का नाम जमाल अहमद है। ये लोग आजकल शेखुपुरा में हैं। शेखुपुरा जमाल अहमद का खासा कारोबार है, क्योंकि तुम्हारी फूफो साहबा ने ठीक ठाक रकमें मारी हैं। उनका एक ख़ास तरीक़ेकार है। हाँ, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका पता दे सकती हूँ। सायरा के पास उनका पता है, और इसके अलावा साईवाल में तुम्हारे नाना जान और नानी जान। नाना जान और नानी जान, हाँ, मेरा मतलब है खालू खाला, यानी तुम्हारे वालिद की खाला खालू सनम आरा बेगम और रियाज हुसैन। ये लोग साईवाल में रहते हैं। ये भी अपने तौर पर मुतमिन हैं, बागात रखे हैं। यहाँ पर कोई भी कच्ची हैसियत में नहीं, क्योंकि ख़ानदानी जायदादें काफ़ी हैं। लेकिन मैंने जो कुछ किया है वलैद अहमद ख़ान की मौत के बाद अपने बाजू पर किया है। क्या मुझे उनके पते मिल सकेंगे? हाँ, सायरा तुम्हें पते दे देगी। चलो ठीक है सायरा, इन्हें खाना वाना खिलाओ और उसके बाद ड्राइवर के हाथ इन्हें वापस इनके घर छुड़वा दो। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गईं। मैं खामोशी से उन्हें जाते हुए देख रहा था और उनके बारे में बहुत सोच रहा था। सायरा अलबत्ता खासी बेहतर हो गई थी और पहले की निस्बत काफ़ी नरम नज़र आ रही थी। खाने की मेज़ पर मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। मैंने उसे से दिल्ली पत्ते हासिल किए और फिर सायरा ने कहा, मम्मा की बहुत सी बातें तलख होती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं हैं। अगर आपने उनके दिल तक रसाई हासिल कर ली तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर बोला, आप ड्राइवर से कहिए कि वो मुझे मेरे घर वापस छोड़ दे। हाँ, मैं कहती हूँ, लेकिन हमारी मुलाकातें होती रहनी चाहिए, अगर दानी सरकार इजाज़त दें तो। मैंने कहा, बस इस बात का भी कभी माइंड मत करना, बस इंसान का मजाज बन जाता है। हालांकि हमारा तुम्हारा बहुत ही करीबी रिश्ता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर दानी सरकार बन चुकी हैं और उन्हें दानी सरकार बनाने में दूसरों का बड़ा हाथ है। मैंने सायरा के इन अल्फाज का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार सायरा ने रुखसत किया। लैंड क्रूज़र की बजाय एक और गाड़ी मुझे लेकर वापस चल पड़ी। घर में बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार हो रहा था। ताया, अबू सुल्ताना, हीरा मामा और दानिया मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सब की सब मेरी जाना मुतवज्जा हो गए। अबू ने कहा, आओ भाई आओ, बहुत देर लगा दी। हमने जानबूझकर तुम्हें फ़ोन नहीं किया, क्योंकि खानम का मजाज सातवें आसमान पर रहता है। खैर आओ बैठो, भूख लग रही है, खाना वगैरह खाया है कि नहीं? ताया, अब्बू मैं खाना खा कर आया हूँ।
गुड, भाई बड़ी बेचैनी है सारी बातें जानने की। दिलचस्प किरदार है ताहरा खानम का। वो सारी दुनिया में बिकौल उनके दानी सरकार के नाम से मशहूर हैं। मुझसे भी यही फरमाइश की कि मैं उन्हें दानी सरकार कहकर पुकारूं, क्योंकि वो रिश्तों वगैरह को नहीं मानती। खूब, ताया अबू के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल मुलाकात हुई, कोई ख़ास बात नहीं। मुझसे सब के बारे में पूछती रहीं। कहने लगी कि उस घर में वो नहीं आ सकती। ज़िद करने लगी कि मामा को और दानिया को उनके पास लाया जाए। बहरहाल ये भी देख लेंगे किसी दिन। मेरे साथ रवैया अच्छा ही रहा। हाँ, कुछ पते मिल गए हैं, आप ज़रा मुझे उनके बारे में बताइए। पते? कैसे पते? दादी अम्मा की बहन यानी आपकी और पापा खाल की खाला सनम आरा बेगम और खालू रियाज हुसैन। हाँ, वो इस वक्त शायद साहिवाल में हैं। उनकी बेटी अकीला पिछले दिनों लाहौर में ही थी, लेकिन वो भी शायद साहिवाल चली गई हैं। आपने उनका तज़किरा नहीं किया मुझसे। मैंने कहा। ताया अबू चौंक कर मुझे देखने लगे और फिर बोले, खालू रियाज हुसैन भी हमसे नहीं मिलते, और उसकी वजह दादा अबू से उनका इख्तलाफ था। कमाल है, बहरहाल उनका पता मिल गया। इसके अलावा फूफो जहां आरा बेगम और फूफा जमाल अहमद भी शेखुपुरा में रहते हैं। हाँ भाई, हैं ये सब, लेकिन बस कुछ इस तरह शहराजा मुंतशिर हुआ है कि कोई किसी को गर्दानता ही नहीं। चलो खैर, मैंने तुमसे कह दिया था कि जिससे तुम्हारा दिल चाहे मिलो। नई नई कहानियाँ सामने आएंगी। खासा दिलचस्प है हमारा ख़ानदान। बहुत से मसाइल इस ख़ानदान से लिपटे हुए हैं। हम तो गोशा नशीन हो चुके, इस वजह से किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी। फिर उसके बाद ताया अबू वगैरह तो अपनी जगह से उठ गए। हम लोग मामा के साथ उनके कमरे में आ गए। मामा कहने लगी, कैसे मिली ताहरा खानम? बिगड़ी हुई हैं मामा, अपने आप को बहुत बड़ा आलमा समझती हैं। वैसे सहरा बहुत कुछ इस तरह पेश आई। खाना वगैरह बड़े एहतमाम से खिलाकर मुझे भेजा। मामा, मैंने सोचा है कि अगर किसी मिल से मिलना है तो बुराइयां भी बर्दाश्त करनी होंगी। बिल्कुल, चलो देखते हैं। अगर कोई हमारे रास्ते की रुकावट नहीं तो फिर चलने में कोई हर्ज नहीं। वैसे इन लोगों से भी मिलेंगे। अफसोस ये है कि तुम्हारे पापा ने हमेशा अपने ख़ानदान से दूर रखा और इनके बारे में कुछ बताया भी नहीं। कौन क्या है, क्या इख्तलाफ है उससे। लेकिन दुनिया का कोई भी इख्तलाफ हो, आखिरकार दूर हो जाना है। मामा से बहुत देर तक बातें होती रही। उसके बाद उनसे इजाज़त लेकर मैं अपने कमरे की जानब चल दिया। कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और ताहरा खानम के बारे में सोचता रहा। अजीबो गरीब खातून थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई। अपने आप को आसमान का बाशिंदा समझती थी। अभी मैं उन्हीं के बातों में सोच रहा था कि अचानक ही बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं और मेरा मुंह बिगड़ गया। ताया अबू से इजाज़त ले लूँ, उसके बाद एक एयर गन लाऊंगा और इन्हें निशाना बनाऊंगा। फिर मुझे ड्रेसिंग टेबल के पास आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर उधर देखा, सफियोना को बैठे हुए पाया। गोरनी बता चुकी थी कि सफियोना के रूप में वो है, और वो इस वक्त भी लाजमी तौर पर वही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। हाँ, मुझे नुकसान पहुंचाने का कह कर गई थी। तअज्जुब है, इसी कमरे में सोते हुए मेरी गर्दनें क्यों नहीं दबा देती? इसलिए कि तुम मेरा आखिरी सहारा हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो मैं सफियोना के रूप में ज़िंदा रहूँगी और मेरी बच्ची मेरे करीब रहेगी। और मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ कि ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूँगी। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ लगी रहूँगी। जहाँ भी कहीं तारीकी होगी तो मुझे अपने पास पाओगे, तो मैं रोशनी अपना लूँगा। क्या समझी? सुनो मेरी बात, इतने संग दिल ना बनो। आखिर कहीं ना कहीं तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ इंतखाब करना होगा। मैं तुम्हें सफियोना ही की सूरत में मिलूँगी। तुम कभी ये ना महसूस करना, और तुम ये कभी महसूस ही ना कर पाओगे कि तुम गोरनी के साथ हो। तुम अपने आप को सफियोना के साथ ही महसूस करोगे। मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगी, वो जो एक इंसान की तलब होती है। और कुछ मान लो मेरी बात, अगर मेरे हाथों कोई बुराई हो गई तो फिर हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो फिर ऐसा करो, बुराई कर डालो, ताकि हम लोग खुलकर एक दूसरे से नफ़रत का इजहार कर सकें। और अब दफ़ा हो जाओ, वरना
मैंने इधर उधर देखा, लोहे की एक सलाख थोड़े फासले पर रखी हुई थी। मैंने वो सलाख उठाई तो वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। नहीं, पहले ही बहुत हो चुका है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें सोचने का मौका देकर जाओ, फ़ौरन निकल जाओ यहाँ से। मैंने इशारा किया और वह सुस्त कदमों से चलती हुई उस दीवार के पास पहुँची जिससे एक बार पहले भी मैंने उस खूबसूरत लड़की, जिसका नाम अब सफियोना मालूम हुआ था, को बाहर जाते हुए देखा, और उसके बाद वो दीवार में गुम हो गई। मैं इन बातों का अब इतना आदी हो गया कि चंद ही लम्हों के बाद बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। घर वालों के साथ नाश्ता किया। रात के वाक़यात दिमाग में थे, लेकिन ये भी कि यहाँ की ख़ास बात थी कि वाक़यात के बारे में किसी को बताने की जब भी कोशिश की, किसी पुरइसरार और गैर मरई कुव्वत ने मुझे रोक दिया। गोरनी रात को भी धमकियाँ देकर गई थी। कभी कभी दिल में तशवीश भी उभरती कि कहीं किसी को नुकसान ना पहुँच जाए, लेकिन घर वालों से जब भी तज़किरा करने के बारे में सोचा, ज़बान खुद ब खुद बंद हो गई। फिर दूसरे दिन 11 बजे का वक्त होगा कि सायरा का फ़ोन आया। उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था और मुझसे कहा भी था कि अगर मुझे फ़ोन करे तो मुझे कोई एतराज़ तो नहीं होगा। ज़ाहिर है एतराज़ की क्या बात थी, वैसे भी हमारी पॉलिसी में ये बात थी कि उन लोगों से ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। मैंने पुरतपाक अंदाज में सायरा का फ़ोन मौसूल किया। खैरियत तो नहीं हुई मेरे फ़ोन पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब है। अच्छा छोड़िए, अब ये बताइए आज का क्या प्रोग्राम है जनाब? कोई ख़ास नहीं, सरफराज भाई तो गए हुए हैं, वो आ जाएंगे तब हम आगे के प्रोग्राम बनाएंगे। दिल चाह रहा था मिलने को, क्या कर सकते हैं आप बताइए? मिलने के लिए? हाँ, मैं असल में ये कहना चाहती थी कि वहाँ आपके घर में मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, गैरों की तरह हो जाती हूँ और उठकर चली आती हूँ, किसी के अंदाज में तपाक नहीं। नहीं सायरा, ऐसी कोई बात नहीं। मामा और दानिया तो आपसे बहुत अच्छी तरह मिली, उनकी बात नहीं कर रही। असल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं बाहर आ सकते हो, मैं आपको पिक कर लूँगी। सायरा से मुलाकात के लिए मामा की इजाज़त की ज़रूरत थी, ना ताया अबू की। मामा और सरफराज भाई की तरफ से तो इजाज़त मिल चुकी थी कि अपने तौर पर उन लोगों से अच्छे मरासम पैदा करूं। चनाचा मैंने उसे प्रोग्राम तय किया और कैसर खान के साथ चल पड़ा और उसने मुझे मतलूबा जगह पहुंचा दिया जहां सायरा मौजूद थी। आज उसने नहायत मॉडर्न लिबास पहना हुआ था। वो बड़ी दोहरी शख्सियत की मालिक थी। जब सादगी अपनाती तो शक्ल ही बदल जाती और जब जिद्दत इख्तियार करती तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। मैं उसकी कार में बैठ गया और मैंने कैसर खान से कहा, कैसर खान तुम वापस आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुर्शिद के पास हाज़िरी दे आऊँ। ठीक है, उन्हें मेरा भी सलाम कहना। ठीक है साहब। वो चला गया और फिर सायरा ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, लेकिन मेरा रवैया मोहतात था। खूब देर तक घूम फिरते रहे। फिर उसने एक खूबसूरत से रेस्तुरान का रुख किया, कार पार्क की और हम रेस्तुरान में दाखिल हो गए। रेस्तुरान में रश ज़्यादा नहीं था। हम लोग एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। खाने का वक्त हो चुका था। सायरा ने वेटर को बुलाकर आर्डर दिया। उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक कॉल आई और वो फ़ोन सुनने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मा, आप किसी को होटल भेज दीजिए, मैं आपका ऑर्डर पैक कराए देती हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मुस्कुराकर बोली। मैंने मम्मा को बताया कि मैं यहाँ हूँ तो उनके मुंह में पानी भर आया। खाने पीने की बहुत शौकीन हैं। इस रेस्तुरान की कुछ चीज़ें बहुत ही उम्दा है। कहने लगी मेरे लिए भेज दो। ये कहकर उसने वेटर को इशारा किया और वेटर के आने पर उसने 2-3 चीज़ें आर्डर की और वेटर से कहा कि ये चीज़ें जल्दी से पैक करके ले आए, बाद में उनका खाना लगाए। वेटर गर्दन खम करके चला गया। मैं रेस्तुरान के माहौल का जायज़ा लेने लगा। थोड़ी देर के बाद वेटर ने पैक की हुई अशिया बड़ी नफासत से लाकर रख दी और बोला, खाना लगा दूं मैडम? हाँ। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरमियानी जिसामत का एक आदमी अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। फिर वो हमारी मेज़ के करीब पहुंच गया। सायरा ने उसे देखकर कहा, खाना पैक हो गया है, चांद खान ले जाओ। मुलाजम ने गर्दन खम करके वो पैकेट उठा लिए, लेकिन मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ था, चांद खान, चांद खान। मैंने गौर से उस शख्स को देखा। वो मुतनासिब जिसामत और शातिर सी शक्ल का था। सायरा के सामने वो मुअद्दब था।
लेकिन ना जाने क्यों मुझके उसके चेहरे पर एक अजीब सी वहशत महसूस हुई। पैकेट लेकर वो वापस मुड़ गया। सायरा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो शख्स को देखकर मुझे कोई ख़ास एहसास हुआ है। वो नॉर्मल थी। फिर खाना आ गया। खाने के बाद उसने कहा, मम्मा से मिलोगे? वो मेरी बुज़ुर्ग हैं, उनसे ना मिलने का क्या सवाल है। मम्मा का रवैया तुम्हारे बारे में बिल्कुल बदल गया है। अब जब तुम उनसे मिलोगे उनका अंदाज़ खासा तब्दील होगा। उसकी वजह मैं तुम्हें बताऊं, वो मेरे अलावा इस दुनिया में किसी को नहीं चाहती। जब उन्होंने ये महसूस किया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ तो उनका अंदाज़ बदल गया। यूँ समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे सिलसिले में मुझे बिल्कुल आज़ादी दे दी है। सायरा पूरी तरह खुल गई, लेकिन मैंने बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। आगे के हालात का कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ऊँट किस करवट बैठे। अभी से अगर सायरा को उस ज़्यादा अहमियत दी जाए तो हो सकता है मामला बिगड़ जाए, इसलिए मैं मोहतात रखा। वो किन अखियों से मुझे देख रही थी और उसका मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया। फिर वो बोली, तो फिर क्या कहते हैं, चलें? अगर आप ये बेहतर समझती हैं कि वहाँ चला जाए तो चलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर उठते हैं, थोड़ी देर उनसे मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ड्रॉप कर दूँगी। हम थोड़ी देर के बाद होटल से उठ गए। रास्ते में मैंने सायरा से पूछा, दानिश सरकार के दर्स का वक़्त क्या है? क्या वो रोज़ाना? नहीं, ये उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। आम तौर से हफ्ते में 2 दिन उनके मरीद उनके पास आते हैं, वरना बाकी दिनों में वो अपने पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में रहती हैं। कभी कभी चिल्ला कशी भी करती हैं। इसके लिए वो कहाँ जाती हैं ये आज तक मुझे भी पता नहीं चला। एक बात कहूँ, शायद अब वो तुमसे खुद कहें कि तुम उन्हें दानिश सरकार ना कहो। मैंने गर्दन खम कर ली। कुछ लम्हों के बाद वो फिर बोली, और ये भी मेरी ही वजह से हो रहा है। हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर होती हैं। सायरा मुझे ये बावर कराना चाहती थी कि उसने मेरे लिए बहुत काम किया है और उसके दिल में मेरा कोई ख़ास मकाम पैदा हो गया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं फरेब से काम ले रहा था। मेरे दिल में उसका कोई मकाम नहीं पैदा हुआ था। मैं बस हालात के तहत अपनी मतलब बरारी चाहता था। थोड़ी देर के बाद हम आलीशान कोठी के अंदर दाखिल हुए। सायरा मुझे ड्राइंग रूम में ले गई और ड्राइंग रूम में मैंने देखा कि ताई अम्मा एक खूबसूरत गाउन में मलबूस एक सोफ़े पर बैठी हैं। हम दोनों को उन्होंने अचंभे से देखा और फिर मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल था कि तुम लोग रात का खाना भी बाहर ही खाओगे। वैसे कमाल है, इस होटल का खाना गज़ब का होता है। आओ शहाब, खूब सैरें हो रही हैं लाहौर की। भाई, तुमने मेरी बेटी को बहुत बुरी तरह असीर कर लिया है। कमाल की शख्सियत है तुम्हारी। हालांकि मैंने इसे फौलाद बनाया था, फौलाद, क्योंकि मैं इसे ज़माने के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी। दुनिया बहुत बुरी है। मैं ये नहीं कहती कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। बैठो। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, उन्होंने दरमियान में रुक कर कहा। सायरा मुस्कुरा रही थी। मैं मौदबाना अंदाज में सोफ़े पर बैठ गया। चलो मैं भी कहाँ की बातें शुरू कर देती हूँ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। सायरा ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की हैं। ये खुद बहुत अच्छी हैं दानिश सरकार। नहीं, दानिश सरकार का लफ्ज़ गैरों के लिए है और तुम क्योंकि अचानक अपने अपने हो गए हो, लिहाजा तुम मुझे ताई जान कह सकते हो। बेहद शुक्रिया ताई जान। और क्या हो रहा है ये बताओ। वैसे थोड़ी सी मालूमात तुम्हारे बारे में मुझे खुद ब खुद हासिल हो गई हैं। मैं तुम पर कोई गलत असर नहीं डालना चाहती। मेरे मुवक्किल मुझे हर बात से आगाह रखते हैं। जब सायरा ने मुझसे ये कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वालदा, तुम्हारी बहन भी इससे बहुत अच्छी तरह से मिली, तो ज़ाहिर है मेरे दिल में भी तुम्हारा एक मकाम पैदा हुआ। मैंने मुवक्किलों से तुम्हारी छानबीन कराई तो मुझे यही पता चला कि तुम लोग वाकई बहुत सादा दिल लो हो। चुनाचा मैंने फ़ैसला किया कि अपना रवैया तुम्हारे साथ तब्दील कर दूं। जहाँ तक मरहूम इम्तियाज़ अहमद की बात है, वो यहाँ से जिन हालात में गए थे उसके बाद उन्होंने अपने दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं रखी और सबसे दूर रहे, यहाँ तक कि मुझसे भी, जबकि मेरा और उनका कोई मामला था ही नहीं। खैर, जो गुज़रनी होती है वो गुज़र जाती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर कहूँगी कि इम्तियाज़ अहमद ने यहाँ वो कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। मैं समझती हूँ कि वो इस ख़ानदान के सबसे होनहार शख्स था।
यहाँ उसने बड़ी तरक्कियाँ की, तुम्हें तुम्हारी जायदाद और दौलत का इल्म तो होगा। असल में ताई जान, मुझे इस घर में हमेशा बच्चा समझा गया है। भाईजान सरफराज ने हर तरह की जिम्मेदारियां अपने शानों पर रखी हैं। मैंने उनके किसी मामले में कभी दखल नहीं दिया। चुनाचा आप यकीन करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये अल्फाज मैंने बड़े सोच समझकर और बड़ी सादगी से कहे थे, लेकिन उनका तासर ताई अम्मा के चेहरे पर पूरी तरह नुमाया नज़र आ रहा था। वो एक लम्हे के लिए किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने कहा, मुझे दूसरों की किसी चीज़ से कभी दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन मेरे मोकलों ने जब तुम्हारे बारे में बताया तभी ये तफसीलात भी बताईं। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, दुनिया को मैंने जितने करीब से देखा है इतना तुमने नहीं देखा। दौर नफ्सा नफसी का है, किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया अपने लिए ज़्यादा सोचती है, दूसरों के बारे में कम। मेरा मतलब है कि अगर इस दुनिया में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो किसी पर भरोसा करके मत बैठ जाओ। बेशक सरफराज तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हें अपने तमाम हकूक़ पर निगाह रखनी चाहिए। तमाम दौलत और जायदाद का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे इल्म में ज़रूरी है। कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पियोगे ये बताओ? खाना खा कर आए हैं ताई जान, आपके इल्म में है इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मामा मैं इन्हें घर छोड़ आऊँ, सायरा ने इजाज़त चाही। फिर वही हुआ। सायरा की माँ की हदायत के मुताबिक ड्राइवर को हुक्म दिया कि वह मुझे घर छोड़ आए, और उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया। मेरे जहन में उन दोनों शातिर माँ बेटियों के अल्फाज गूंज रहे थे। एक नए खेल का आगाज़ हो चुका था। सायरा ने हो सकता है माँ से मेरे बारे में कुछ बातचीत की हो और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए कुछ मंसूबे बनाए हों। ये बात ज़ाहर हुसैन के ज़रिए मेरे इल्म में आ चुकी थी कि ताई अम्मा ने हमारे असासों की छानबीन कराई है। वो यकीनन हैरान रह गई होंगी कि पापा ने यहाँ अपने वतन में इतना कुछ कर लिया और अब उन्होंने मुझ पर डोरे डालने का आगाज़ कर डाला है। घर पहुँचा, यहाँ के मामूलात हमेशा की तरह थे। कैसर खान वापस पहुँच चुका था। ताया अबू ने फ़ौरन ही सवाल किया, कहाँ रुक गए थे? बस ताया अबू अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहा था। ताई अम्मा के पास भी जा पहुंचा और उनके घर का काफ़ी वक्त गुजारा। ताया अबू ने एकदम चौंक कर मुझे देखा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोले। अलबत्ता मैंने उनसे कहा, ताया अबू ने एकदम चौंक कर मुझे देखा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोले। अलबत्ता मैंने उनसे कहा, ताया अबू आपसे कुछ मशवरा करना है। एक अनोखा इंकशाफ हुआ है। ताया अबू एकदम मेरी जानब मतवज्जा हो गए। क्या? मैंने आपको थोड़ी सी तफसील बताई थी कि फ़्लैट पर किसी रमज़ी साहब के वजूद का कोई निशान नहीं मिल सका। एक मुलाज़म वहाँ सफाई सुथराई करने आ जाता था जिसका नाम चांद खान था। ताया अबू चांद खान नाम का एक मुलाज़म ताई अम्मा के पास भी होता है। क्या? ताया अबू बुरी तरह चौंक पड़े। जी ताया अबू, मैंने आज उस शख्स को देखा है, लेकिन मैंने ताई अम्मा से इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। मेरे खुदा, इसका मतलब है कि ताया अबू कोई बात कहते कहते खामोश हो गए। ताया अबू, मैं आपसे खुलकर बात कर रहा हूँ। आपकी बुजुर्गी को कभी दागदार नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ख्वाहिशमंद हूँ कि आप भी अपने ख्यालात का इजहार इसी बेतकल्फ़ी से करें जिस बेतकल्फ़ी से मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। मेरा मतलब ये है कि कहीं इम्तियाज़ अहमद की मौत में ताहरा खानम का तो कोई हाथ नहीं। ताया अबू के इन अल्फाज पर मेरे जहन में एक खुलबली सी मच गई। मुझे सोच में डूबा देखकर ताया अबू ने कहा, उस शख्स का हुलिया क्या था? शातिर सा आदमी मालूम होता था ताया अबू, मैंने जवाब दिया। ताया अबू के चेहरे पर अजीब से तासरात नज़र आए। थोड़ी देर तक वो सोचते रहे और फिर बोले, देखो, मैं किसी के ख़िलाफ़ जहर उगलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ताहरा खानम बहुत ही आगे की चीज़ हैं। वो कातिल भी हो सकती हैं, अपनी मतलब बरारी के लिए दुनिया का हर काम कर सकती हैं। चांद खान के मसले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी तुमसे और क्या बातें हुई, बस ये मेरी उनसे दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में वो खासी सख्त नज़र आईं, उनका अंदाज़ बड़ा पुरगुरूर था, लेकिन आज की मुलाकात में खासी बेहतर नज़र आईं। मुझसे ये भी कहा कि उन्हें दानी सरकार ना कहूँ, ताई जान कह लिया करूँ।
अरे वाह, गोया उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये बात तो तुम जानते हो कि वो तुम्हारे असासों की छानबीन कर रही हैं और उन जैसी खातून के लिए बहुत सारी बातें मालूम कर लेना मुश्किल काम नहीं। उन्हें पता चल गया होगा कि तुम बहुत बड़ी असामी हो। भाई वाह। इसके अलावा ताया अब्बू उन्होंने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा था कि समनावाद वाले घर का आधा हिस्सा उनका है, थोड़ा बहुत हक हमारा भी बनता है। अगर हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो वो आधे हिस्से से दस्तबरदार हो जाती हैं और मुकदमा वापस ले लेती हैं। ला हौल वला कुव्वता, क्या नामकूल औरत है। वो जानती है कि अगली 1-2 पेशियों में उसे ये केस हार जाना है। मुकदमा वापस लेकर वो तुम पर एहसान करना चाहती हैं। देखो बेटे, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कोई फ़ैसला खुद ना कर लेना जिससे खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारे ताल्लुकात पर असर पड़े। उनकी इस पेशकश को कभी कबूल मत करना। 1-2 पेशियों के बाद खुद तुम्हें सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा, वो ये केस हार जाएंगी। नहीं ताया अबू, वैसे भी माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे खुलकर ये बात कह रहा हूँ और पहले भी कह चुका हूँ कि कम अज़ कम मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और हमेशा आपका साथ दूँगा। ताया अबू ने गर्दन झुका ली। कुछ देर वो तासर में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, ये ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि चांद खान के बारे में नादर खान को इत्तला देते हैं। वो इस केस के अफसर तफ्तीश भी थे। अब शवाहद ही कुछ नहीं मिल सके तो वो इस सिलसिले में कहाँ तक कदम आगे बढ़ाते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें इस बात से ज़रूर आगाह कर दिया जाए और अपनी तफ्तीश का इजहार भी कर दिया जाए। ठीक है, अब जब चाहें उससे बात कर लें। मैं तो कहता हूँ कि मैं अभी उनसे बात करता हूँ, ताया अबू ने कहा और फिर मोबाइल फ़ोन पर नादर खान से राब्ता कायम करने लगे। ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि उन्हें नादर खान का जवाब मसूल हुआ। ताया अबू ने कहा, भाई नादर खान साहब, कहने को तो आप पुलिस अफीसर हैं, लेकिन आपने बेलौस हमारे साथ अपनी मोहब्बत और यंगागियत का इजहार किया। आप बिल्कुल अपने से लगने लगे हैं। अपनों से कभी कभी मिलते रहना चाहिए। आप हुक्म दीजिए मोहतरम बुजुर्ग, मैं चिराग के जिन की तरह हाज़िर हो जाऊंगा। तो ए चिराग के जिन, हाज़िर हो जा, ताया अबू ने खुशगवार मूड में कहा। जो हुक्म मेरे आका, नादर खान ने कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। नादर खान आ रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हमें हैरत वाकई इस बात पर हुई कि थोड़ी ही देर के बाद हमीदा ने पुलिस अफीसर के आने की इत्तला दी और हम दोनों हैरान रह गए। बहरहाल हमने बाहर निकलकर नादर खान का इस्तकबाल किया। वो पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। 4-5 पुलिस वाले उसकी जेब में और थे। जीप उसने अंदर हाथे में लाकर खड़ी की। ताया अबू मुस्कुराकर बोले, भाई वाकई हाज़िर तो तुम चिराग के जिन की तरह ही हुए हो, मगर हैरत की बात यह है कि हमारे पास चिराग ही नहीं है। तसव्वुर में सब कुछ हो जाता है मोहतरम मुमताज़ साहिब, और फिर आप भी खान मैं भी खान, दोनों के दरमियान भला देर की क्या गुंजाइश। नादर खान को बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ अंदर बुलाकर बिठाया गया। चाय वगैरह तैयार करवाई गई। नादर खान ने कहा, कहिए कैसे मामलात चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, कोई परेशानी तो लाहक नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन शहाब मियाँ ने एक इंकशाफ किया है। क्या? नादर खान मतवज्जा हो गया। ताई अम्मा के बारे में थोड़ी बहुत तफसील उसे पहले भी मालूम थी। मज़ीद तफसील बता दी गई जिसे सुनकर वो सोच में डूब गया। चांद खान के बारे में पता तो नहीं चला है अभी तक। वैसे वो शख्स मेरा ख्याल में काफ़ी इंकशाफात कर सकता है। आप लोग एक तकलीफ़ करें, बल्कि शहाब अगर आप चाहें तो मेरे साथ ही चलें। थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई करनी है, आपसे भी मशवरा किए लेता हूँ। मुमताज़ साहब, एक FIR लिखवाई जानी चाहिए। पिछली तारीख़ों में, यानी जब से शहाब साहब यहाँ आए हैं और उन पर अपने वालिद की मौत का इंकशाफ हुआ है, उस FIR में चांद खान का इंकशाफ भी कर दिया जाए। हम चांद खान को कहीं रास्ते से गिरफ्तार कर लेंगे। बैक डेट में FIR दर्ज होने से बात बन जाएगी। ताहरा खानम को शहाब साहब पर शुबा नहीं होगा। कानूनी बातें आप जानते हैं नादर खान साहब, आप जैसा पसंद करें। फिर मैं एक काम करता हूँ, FIR का मजमून लिखवा कर अपने मुहर्रिर को आपके पास भेज देता हूँ, यहीं साइन वगैरह हो जाएंगे।
ठीक है, ताया अबू ने कहा। नादर खान थोड़ी देर और बैठा, उसके बाद ये कह कर चला गया कि वो FIR लिखवा कर दस्तखत वगैरह के लिए यहाँ भेज देता है। ताया अबू मुतमिन हो गए। मैं थोड़ी देर तक ताया अबू के पास बैठा रहा और फिर बोला, मैं ज़रा अंदर चला जाऊँ? हाँ जाओ, वो दानिया की तबीयत कुछ ख़राब है। मैंने बहुत कुछ कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाए लेता हूँ, लेकिन भाभी ने कहा है कि मामूली सा बुखार है, दवा के बगैर ठीक हो जाएगा। वैसे भी दानिया दवा खाने की बहुत चोर है। मैं फ़िक्रमंद सा हो गया, दानिया को बुखार क्यों हो गया? कुछ मौसमी असरास हो सकते हैं। मामा के कमरे में पहुंचा। हीरा और सुल्ताना दानिया की दिलजोई कर रही थी। दानिया की पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी जा रही थीं और मामा थोड़े फासले पर फ़िक्रमंद बैठी हुई थी। मुझे देखकर जल्दी से बोली, देखो तो सही, दानिया को कितना तेज़ बुखार हो गया है। दानिया क्या बात है? कुछ नहीं, ज़रा थोड़ी सी अदाकारी कर रही हूँ। देखिए ना, कितने खिदमतगार लगे हुए हैं मेरे, कोई पाँव दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है। अब ये हीरा बेगम मेरी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही हैं और मुझे लग रही है सर्दी, मान नहीं रही। खुदा के वास्ते मुझे इनसे निजात दिलाइए शुहाब भैया। थर्मामीटर नहीं है किसी के पास? मैंने पूछा। नहीं है, हीरा ने फ़िक्रमंदी से कहा। कैसर खान को बुलाओ ज़रा, मैं किसी मेडिकल स्टोर से मंगवा लेता हूँ, मैंने कहा, और सुल्ताना जल्दी से कैसर खान को बुलाने चली गई। अरे उन लोगों ने मेरी मत मार रखी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ मशवरा दे रहा है। दानिया गुस्सीली निगाहों से सुल्ताना को देखने लगी और मैं हंस दिया। कुछ देर बाद कैसर खान ने दरवाजे पर दस्तक दी और थर्मामीटर मेरे हवाले कर दिया। मैंने थर्मामीटर धोया और फिर उसे दानिया के मुंह में लगाकर बुखार चेक करने लगा। एक मिनट पूरा होने पर उसने थर्मामीटर निकाला और फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बुखार 102 ज़ीरो पॉइंट पर था। ठीक है, ठंडे पानी की पट्टियों की ज़रूरत नहीं, बुखार जल्द नॉर्मल हो जाएगा। हीरा और सुल्ताना थोड़ी देर तक बैठी बातें करती रहीं, फिर दोनों उठकर चली गईं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ शहाब। जी मामा कहें। शुहाब, एक बात बताओ, क्या ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि हम ये घर छोड़ दें? क्यों मामा? मैंने चौंक कर पूछा। बेशक हम मुमताज़ भाई, हीरा और सुल्ताना वगैरह को भी अपने साथ ले लें। जैसा कि तुमने मुझे बताया है कि यहाँ हमारी कोठियाँ भी हैं, किसी अच्छी सी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। वैसे भी देखो ना, ये घर कितना उजाड़ है। अचानक आपको ये ख्याल क्यों आया मामा? दानिया के बुखार की वजह से? क्या मतलब? क्या दानिया को इस घर की वजह से बुखार चढ़ा है? हाँ, मामा ने जवाब दिया, और मैं एक शदीद सनसी महसूस किए बगैर ना रह सका। क्या तुम लोगों के साथ भी कुछ हुआ है? मैंने सवालिया निगाह से मामा को देखा तो वो बोली, दानिया कितनी ही बार मुझसे कह चुकी है कि वो अजीब सी कैफियत का शिकार है। क्या कह चुकी है मामा? मैंने सवाल किया। वो कहती है कि जब भी कहीं थोड़ा सा तारीक माहौल होता है, अचानक ही उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। उसने एक औरत को देखा है जो उसका पीछा करती रहती है। ये औरत अजीबो-गरीब लिबास में होती है और उसका हुलिया भी अजीबो-गरीब है। वो दानिया को खूनी निगाहों से घूरती है। 2-3 बार उसने दानिया को धमकियां भी दी हैं। कैसी धमकियां मामा? मैंने सवाल किया। वो कहती है कि देख ले इस दुनिया को लड़की, मैं जल्द तेरी आंखें निकाल लूँगी, तुझे अंधा कर दूँगी हमेशा के लिए। इस तरह निकालूंगी तेरी आंखों को कि तू याद करेगी, दोबारा तो इस दुनिया को नहीं देख सकेगी। ये जुमले वो बार बार सरगोशी के अंदाज में कहती हुई उसके पीछे चलती है। दानिया रोशनी में आती है तो वो गायब हो जाती है, और जब अंधेरा होता है तो दानिया उसे अपने पीछे महसूस करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया था वो गोरनी है। दानिया ने आपको ये बात बताई है? मैंने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है उसे इसी वजह से बुखार आ गया है। मामा देखते हैं, सोचते हैं ज़रा भाईजान वापस आ जाएं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। लेकिन ये बात मेरे लिए शदीद तशवीश का बायस बन गई, क्योंकि गोरनी ने मुझे धमकी दी थी कि अब वो मेरे अहले ख़ानदान को नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या उसने इसका आगाज़ कर दिया? मुझे अपनी बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। मैं गोरनी पर बाकायदा हमला कर चुका था और मैंने उसे ज़ख्मी कर दिया था। इसके अलावा अब तक जितने पुरइसरार वाक़यात पेश आए थे, मैं उनसे ज़रूर मुतासर हुआ था, लेकिन खौफज़दा नहीं। मैंने गोरनी को तुर्की ब तुर्की जवाब दिए थे, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा था। अगर दानिया को
को के नाखून को भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। ताया अबू से कहूंगा कि ताया अबू, इसके बदले आप मुझसे इतनी ही मालियत का कोई दूसरा घर ले लें। मैं इस घर को ज़मीन की गहराइयों तक खुदवा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ वो करूँगा कि यहाँ के पुरअसरार मकीन भी याद रखेंगे। मैं शदीद गुस्से में डूब गया और उसके बाद न जाने कब तक सोचता रहा। शमाम के झपटे फ़िज़ाओं में उतर आए तो मेरी सोचों ने अमली रुख इख्तियार किया और मैं बाहर निकल आया। मैंने सुल्ताना से पूछा, क्या घर में टार्च मौजूद है? तो सुल्ताना ने मुझे एक ताकतवर टार्च मुहैया कर दी। यहाँ पर अक्सर बिजली आंख मचोली खेलती रहा करती थी, चुनाचा इन लोगों ने टार्चों वगैरह का माकूल बंदोबस्त कर रखा था। सुल्ताना ने मुझसे टार्च के बारे में नहीं पूछा कि मुझे आखिर इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। मैं टार्च लेकर चल पड़ा और फिर मैंने लकड़ी के एक ऐसी डंडी उठा ली जिसे मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता था। मैं घर के उसी पुरअसरार हिस्से की जानब चल पड़ा जो मुसीबतों का मरकज़ था। दिन का वक़्त हो या शाम की खामोशियाँ, यहाँ एक अजीब सी वीरानी और यासियत बरसती रहती थी। मैं टार्च रोशन करके उस पुरअसरार खंडर नुमा इमारत में दाखिल हो गया। यह जगह हमेशा साफ़ सुथरी रहा करती थी, जबकि बाहर उस पर वीरानी बरसती रहती थी। मैंने दीवार में उस कुंडे को तलाश किया जिसे खोलकर वो पुरअसरार कुव्वतें अंदर दाखिल होती थीं, और टार्च की रोशनी में मैंने उस कुंडे नुमा को खींच दिया। मैंने उसे पकड़कर खींचा और तय खाने का दरवाज़ा खुल गया। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। बाएं हाथ में टार्च और दाएं हाथ में लकड़ी पकड़े हुए मैं तय खाने के साथ खुर्दा सीढ़ियाँ उतरने लगा और कुछ लम्हों के बाद हाल में पहुँच गया। हाल में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा थारी था। टार्च की रोशनी काफ़ी तेज़ थी और बेहानक माहौल पूरी तरह नुमायाँ था। उस वक़्त मेरे जहन में मामा के बताए हुए अल्फाज गूंज रहे थे जिनमें गोरनी ने दानिया को धमकी दी थी, लेकिन गोरनी यहाँ मौजूद नहीं थी, ना ही किसी ज़ू रूह का कोई पता था। मैं हाल के वस्त में खड़ा हो गया और मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, गोरनी, मैं तन्हा आया हूँ, ज़रा मेरे सामने आ। तूने मेरी बहन को धमकी दी है, तू भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? गोरनी, आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़रा मेरे सामने आ। मैंने उस तरफ रोशनी डाली जिधर से उस दिन गरगोरनी नमूदार हुई थी और मुझ पर हमला आवर हुई थी, लेकिन उस वक़्त यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। खौफज़दा है मुझसे गोरनी? अगर खौफज़दा है तो मुझसे माफ़ी मांग, हो सकता है मैं तुझको माफ़ कर दूँ, वरना सामने आकर मुझसे बात कर। अचानक ही उस जगह हल्की हल्की आहटें नमूदार हुईं और फिर एक दरवाज़ा नुमायाँ हो गया। दरवाजे से मदम मदम सफ़ेद रोशनियाँ झलकने लगीं और उसके बाद स्याह लिबादे में एक शख्स नज़र आया। वो एक ट्राली नुमा चीज़ को धकेलता हुआ ला रहा था। मैंने टार्च की रोशनी में उस ट्राली नुमा चीज़ को देखा। ये एक ताबूत था जो पहिएदार ट्राली पर रखा हुआ था और उसे एक पुरअसरार वजूद धकेलता हुआ आगे ला रहा था। ताबूत में सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई एक लाश रखी हुई थी जिस पर इंतहाई मदहम नीलाहट माइल रोशनी मरकूज़ थी। ताबूत आगे बढ़ आया। स्याहपोश ने उसे एक जगह खड़ा किया और फिर वापसी मुड़कर उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैंने टार्च की रोशनी का आहला ताबूत की तरफ किया हुआ था। अचानक ही हवा का एक झोंका सा आया और ताबूत में लेटी हुई लाश के चेहरे से कपड़ा हट गया। मैंने देखा ये सूफाना की लाश थी। ये लड़की इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत की मालक थी, लेकिन जिन हालात में उसकी मौत हुई थी उनमें मेरा ज़रा बराबर कसूर नहीं था। अगर मुझे पता चल जाता कि ये कोई पुरअसरार वजूद है तो शायद मैं उस पर हमला ना करता। मैं तो उसे एक खौनख्वार बिल्ली ही समझा था। कुछ लम्हों तक मैं सफियोना की लाश को देखता रहा। फिर मैंने कहा, जो कुछ हुआ है गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। तुम लोगों ने बिला वजह मुझसे दुश्मनी बांध रखी है। मैं बेकसूर हूँ और तुम्हें बताए देता हूँ कि तुमसे बिल्कुल खौफज़दा नहीं हूँ। मैं हर तरह के हालात का मुकाबला करूँगा और एक बात जहन में रखना कि मेरे अहले ख़ानदान में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मैं इस पूरे घर को खुदवा कर फिंकवा दूंगा। यहाँ सिर्फ एक गड़ा रहने दूंगा जिस पर कोई चीज़ तामीर नहीं हो सकेगी। फिर मैं देखूंगा कि तुम यहाँ किस तरह अपना बसेरा रखते हो। यह कहकर मैं वापसी के लिए पलटा और एकदम चौंक पड़ा।
सामने एक कोने में मुझे 2-3 सफ़ेद सफ़ेद रोशनियां नज़र आईं। छोटे छोटे बल्ब से जल रहे थे, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बल्ब नहीं बल्कि आंखें हैं, सफ़ेद रोशन आंखें जिनकी पुतलियां एक सफ़ेद लकीर की शक्ल में नज़र आ रही थीं। उसके साथ ही मुझे हल्की हल्की गुर्राहटें भी सुनाई दी और मेरे हलक से एक भयानक आवाज़ निकली। मैं लकड़ी लेकर उनकी तरफ झपटा। वो 2 बिल्लियां थीं, काली भिंजंग, बहुत मोटी ताज़ी। मैं उन पर लपका तो एकदम से वो हलक से खौफनाक आवाज़ें निकालती हुई इधर उधर भागने लगीं। मैं खुद भी उनके पीछे भाग रहा था। बिल्लियाँ कुछ लम्हे जगह तब्दील करती नहीं और उसके बाद उस रास्ते से बाहर भाग गईं जिधर से मैं यहाँ आया था। मैंने लकड़ी हाथ से नहीं छोड़ी थी और कोई मैंने वहशियाना अंदाज में आवाज़ निकाली, मगर फिर कोई गुर्राहट नहीं सुनाई दी। बिल्लियाँ गायब हो चुकी थीं। मैं एक बार फिर ताबूत की जानब पलटा, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं आगे बढ़कर उस जगह पहुँचा जहाँ दीवार में दरवाज़ा नुमाया हुआ था, लेकिन वहाँ भी कोई दरवाज़ा नहीं था। साल खुर्दा दीवार बिल्कुल सपाट थी। मैं तंज़िया हंसी के साथ वापस पलटा। तुम लोग मुझे खूब समझ चुके हो, तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। मैं तुम सब से निमट लूँगा। गोरनी को बता देना कि मेरी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, वरना नतीजा तुम लोग जानते हो। ये कहकर मैं वापसी के लिए पलटा। लकड़ी को मैं मजबूती से अपने हाथ में पकड़े हुए था, ताकि अकब से अगर कोई मुझ पर हमला आवर हो तो मैं उससे मुकाबला कर सकूं, लेकिन कुछ ना हुआ और आखिरकार मैं उस पुरइसरार इमारत से बाहर निकल आया। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मामा या दानिया को इस सिलसिले में कुछ बताना उन्हें खौफजदा करना था, लेकिन अब मैंने सोचा था कि ताया अबू से बात की जाए। ताया अबू के इल्म में ये बात लाना ज़रूरी था। दानिया की हालत कदरे बेहतर थी। हीरा और सुल्ताना उसकी इस तरह तीमारदारी कर रही थी कि मैं शर्मिंदा हो रहा था। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। मोहब्बत की मारियां इस तरह हम में गुम हो गई थी कि अब उन्हें छोड़ना एक कमीनगी होती। लेकिन मैं क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे हो रहे थे। रात का खाना खाया गया। दानिया भी खाने की फेज़ पर मौजूद थी, लेकिन उसके लिए हीरा ने बहुत ही नफीस किस्म का दलिया पकाया था, जिसे खाने के बाद दानिया ने उसकी तारीफ़ें करते हुए कहा, भाईजान ज़रा चख कर देखें, ऐसा दलिया खाने के लिए तो बार बार बीमार हुआ जा सकता है। दलिया वाकई लजीज था। मैंने खूब तारीफ़ की और हीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। दोनों लड़कियां मेरे नज़दीक मासूम थीं। ताया अबू ने भी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पर हमें कोई एतराज़ होता। वो भी अपनी मोहब्बत में डूबे हुए थे। उनका बहरहाल एक माजी था जिसमें यकीनी तौर पर उन्हें भी कुछ तकलीफ़ें पहुंची होंगी। वो उन्हीं की बुनियाद पर बोलते थे। खाने के बाद मैं ताया अबू के साथ बाहर निकल आया और उनके कमरे में पहुंच गया। ताया अबू, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। खैरियत, कोई ख़ास बात है क्या? ताया अबू ने कहा और मैं उनके सामने बैठ गया। असल में ताया अबू, मैंने इतने ही जुमले कहे थे कि अचानक लाइट चली गई और घुप अंधेरा फैल गया। इस घुप अंधेरे में अचानक ही किसी नरमो नाजुक हाथ ने मेरा मुंह भींच लिया। मैंने जल्दी से दोनों हाथों से उस हाथ को पकड़ लिया। पतली सी नाजुक सी कलाई थी, लेकिन उसकी मजबूती का एहसास मुझे अपने मुंह पर हो रहा था। उसे हटाने की कोशिश में मैंने पूरी कुव्वत सिर्फ कर दी, लेकिन वो हाथ मेरे मुंह से नहीं हटा था। मैंने चंद ही लम्हों में महसूस कर लिया कि वो कोई नस्वानी हाथ है। उस नस्वानी हाथ की एक उंगली में एक अंगूठी भी पड़ी हुई थी। फिर मेरे कान में एक सरगोशी उभरी, बिल्कुल खामोश रहो, खबरदार, इस बारे में तुम्हारे मुंह से कोई बात ना निकले, इससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इतनी वाज़ेह सरगोशी थी कि एक एक लफ्ज़ मेरी समात में आ रहा था। बेमुश्किल तमाम मैं अपने मुंह से वो हाथ हटाने में कामयाब हुआ। उसी वक़्त लाइट आ गई और मेरी आंखों में एक लम्हे के लिए चकाचौंध पैदा हो गई। मैंने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा, लेकिन ताया अबू के सिवा वहाँ कोई वजूद नहीं था। अलबत्ता हवा का एक झोंका सा मेरे पास से गुजर गया। उस आवाज़ को मेरी समात ने पूरी तरह महसूस किया था। ये वही आवाज़ थी जिसे मैंने कई बार सुना था और जिसने मुझे कई बार मुख्तलिफ हदायत दी थी। मैं कुछ लम्हे के लिए सख्ते में आ गया। ताया अबू बड़बड़ाने वाली आवाज़ में बोले, कमाल की बात है, ये लाइट तो बस जान का अजाब बन गई है।
دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کچھ ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ چلو خیر، کیا کہہ رہے تھے تم؟ تایا ابو نے کہا، اور میں سوچنے لگا کہ اب مجھے تایا ابو سے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے خاص طور سے ان سے کچھ بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن جو بات میں ان سے کرنا چاہتا تھا اس کی مجھے معاملت کر دی گئی تھی، اور اب کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا۔ پھر مجھے ایک بات سوجھ گئی۔ تایا ابو سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، ہاں کیا بات کرنا چاہتے ہو، بولو۔ جائیداد وغیرہ کی مختلف تفصیل آپ کے علم میں آ چکی ہے تایا ابو۔ سرفراز بھائی واپس آ جائیں تو اس پر آگے کام کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بھی تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹاف رکھنا ہوگا، بہت ضروری ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، تایا ابو نے کہا۔ مجھے تھوڑا سا اطمینان ہو گیا کہ میری بدلی ہوئی بات کو تایا ابو نے محسوس نہیں کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولے، ماشاءاللہ بہت کچھ ہے تمہارے پاس، اس کی دیکھ بھال کے لیے واقعی کچھ افراد کی ضرورت ہوگی۔ تایا ابو، ہمیں ایک آفس بھی بنانا ہوگا، لازمی ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دوں کہ یہ دور ٹیپ ٹاپ کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی حیثیت والے ہو، تمہارے پلازا ہی اتنے شاندار ہیں کہ اس میں تم اپنے لیے ایک اعلیٰ درجے کا آفس بنا سکتے ہو۔ تایا ابو نے اس موضوع پر دیر تک بات ہوتی رہی۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ میرا ذہن کچھ پہلے ہونے والے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ بہت کچھ ہو رہا تھا، لیکن تشویش کی بات نہیں تھی، بلکہ اب تو یہ سارے معاملات کافی دلچسپ ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں، دانیہ کے سلسلے میں دل تھوڑا سا خراب تھا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن میری چھوٹی سی معصوم بہن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ گورنی اگر یہ رخ اختیار کرتی ہے تو صورتحال کافی خراب ہو جائے گی۔ بدنصیبی یہی تھی کہ کسی اور کو اس معاملے میں شریک نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ دوسرے دن صبح ہی صبح میں قیصر خان کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہ عادت مستقل سی ہو گئی کہ صبح تھوڑی سی واک کے بعد میں اس کے پاس بیٹھ کر چائے پیتا تھا۔ قیصر خان بالکل اپنوں کی طرح میرا انتظار کرتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، قیصر خان، پھر ایک مشکل پیش آ گئی۔ میری بہن دانیہ کو یہاں خوف زدہ کیا جا رہا ہے، اسے بھی بخار ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ قیصر خان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار پھیل گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، اللہ تعالی رحم کرے گا صاحب، میں مرشد کے حکم کے مطابق پڑھتا رہتا ہوں۔ اب آپ ایک کام کرو، میں پانی دم کرتا ہے اور آپ اس کو پلاتا ہے، آپ اس کا آدھا پانی بیٹی صاحب کو پلا دو اور روزانہ یہ کام کیا کرو۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہو تو پھر میرے مرشد کے پاس چلو، میں مرشد کو بولے گا کہ بیٹی صاحب کے لیے کوئی تعویذ دے، انشاءاللہ تعالی بیٹی صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے قیصر خان، میں تمہارے ساتھ مرشد کے پاس ضرور چلوں گا، ویسے بھی ان سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ قیصر خان نے مجھے پڑھا ہوا پانی دیا اور میں نے وہ پانی دانیہ کو پلا دیا۔ دانیہ کی کیفیت ویسے بھی خاصی بہتر نظر آ رہی تھی، لیکن میرا دل چوں چوں کا مربع بنا ہوا تھا۔ مجھے ہر بار منع کر دیا جاتا کہ ان واقعات میں کسی کو اپنا شریک نہ بناؤں، اور یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ دل میں نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا، اور ایسی صورت میں خاموشی بڑی سنگین ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا برداشت تو کرنا ہی تھا۔ دن کے 11 بجے کے قریب نادر خان کا محرر آ گیا اور اس نے وہ FIR مجھے دکھائی جس میں نادر خان نے اپنے طور پر تحریر لکھوائی تھی۔ اسے پڑھنے کے بعد میں نے اس پر دستخط کر دیے اور نادر خان کا محرر چلا گیا۔ دن خاموشی سے گزر گیا۔ ہیرا سلطانہ اور دانیہ کے ساتھ خاصی گش گپیاں رہیں۔ تائی اماں کی طرف سے کوئی بھی تحریک نہیں ہوئی، نہ ہی سائرہ کا فون آیا، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے فون ضرور کرے گی۔ رات کو معمول کے مطابق تنہا ہی اپنے کمرے میں سویا۔ سرفراز بھائی تو اب دن میں 2-3 بار بات ہو جاتی تھی اور وہ بتاتے تھے کہ وہ چارج دے رہے ہیں جس میں ابھی خاصا وقت لگ جائے گا۔ دانیہ کی کیفیت بھی بہتر ہو گئی۔ دوسرے دن بھی مکمل طور پر خاموشی سے گزر گیا، لیکن تیسرے دن ایک تشویش زدہ صورتحال سامنے آئی۔ نادر خان نے تایا ابو کے موبائل پر فون کیا تھا اور تایا ابو میرے پاس پہنچ گئے۔ وہ شہاب نادر خان کا فون موصول ہوا ہے، کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم فوری طور پر پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں۔ اچھا، یقیناً چاند خان کا کوئی معاملہ ہوگا۔
उसने बुलाया है तो हम चलते हैं, वरना वो हमेशा हमें तकलीफ़ देने से गुरेज करता है। ताया अबू ने इस बात से इत्तफाक किया और चंद ही लम्हों के बाद तैयार होकर हम लोग कैसर खान के साथ पुलिस स्टेशन चल पड़े और थोड़ी देर के बाद नादर खान के पास पहुंच गए। नादर खान का चेहरा उतरा हुआ था। बड़ी गड़बड़ हो गई साहब, बैठो, क्या हुआ, खैरियत तो है? मुमताज़ साहब, मैंने चांद खान को एक सड़क पर से उठा लिया था। उसी वक्त वो किसी काम से बाहर निकला था। मैं उसे यहाँ थाने में ले आया और मैंने उसे फ्लैट के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी। ये वही बंदा था जो इस फ्लैट की सफाई वगैरह किया करता था, लेकिन उसने ऐसी किसी बात को कबूल नहीं किया और कहा वो तो दानी सरकार यानी ताहरा खानम के पास नौकरी करता है, वो किसी फ्लैट वगैरह की सफाई के लिए नहीं जाता था। जब उसने इस बात का इकरार नहीं किया तो मैंने कुदसी साहब को बुला लिया। कुदसी साहब वही साहब हैं जो उस फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहा करते थे और कुदसी साहब ने एक लम्हे के अंदर उसे पहचान लिया कि ये वही शख्स है। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रही थी। मैंने चांद खान पर थोड़ा सा तशद्दुद किया, लेकिन इतना नहीं कि उसे कोई नुकसान पहुंच जाए। लेकिन रात को चांद खान मर गया, नादर ने कहा, और मैं और ताया अबू बुरी तरह उछल पड़े। हाँ, लाकअप में उसकी मौत वाक़या हो गई। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो किसी गैर पर गैर इंसानी तशद्दुद करे। मैंने उसके बस 2-4 थप्पड़ ही लगाए थे, अलबत्ता उसे धमकियाँ दी थी कि वो ज़ुबान खोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुस्तकिल ये कहता रहा कि उसे दानी सरकार से बात करने का मौका दिया जाए, मगर मैंने उसे इसका मौका नहीं दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल आराम से लाकअप में सोया था, खाना वगैरह भी खाया था, लेकिन सुबह को उसकी अकड़ी हुई लाश मिली और वह दम घुटने से मरा है। एक बात और आपको बताऊं, उसकी मौत का अंदाज बिल्कुल वही है जो इम्तियाज़ साहब की मौत का था, और दूसरी बात ये कि बिल्कुल वैसे ही लंबे लंबे बाल उसके आसपास से भी मिले हैं जैसे वहाँ से दस्तयाब हुए थे, और ये पता नहीं चल सका कि ये बाल कौन से जानवर के हैं। बड़ी पुरइसरार मौत है उसकी, और अब मेरी जान निकल गई है। चौंका थोड़ी देर पहले मुझे ताहरा खानम का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें इल्म हुआ है कि उनके मुलाजिम चांद खान को मैंने गिरफ़्तार किया है, वो आ रही हैं। खुदा का शुक्र है उससे पहले आप आ गए। अभी मैंने उन्हें चांद खान की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं दानी सरकार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बेशक मैं अपना फ़र्ज़ बड़ी खुश असलूबी और हिम्मत के साथ अदा करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए जनाब, दौर ही ऐसा है कि इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ता है। ये साहबे इक़्तिदार लोग खाना ख़राब कर देते हैं। मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा है। आप लोगों को मैंने इसीलिए बुलाया है कि आप मेरी थोड़ी बहुत मदद करें। लेकिन चांद खान मर कैसे गया? ताया अबू ने तशवीश तदा लहजे में कहा। खुदा की कसम, मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। मैंने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। इसके अलावा आप उसकी लाश भी देख सकते हैं, मेरे बात की तस्दीक हो जाएगी। मैं उसकी लाश देखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और नादिर खान फ़ौरन अपनी जगह से उठ गया। उसने लाश अभी थाने में ही रखी हुई थी और उसे सर्द खाने वगैरह नहीं पहुँचाया था क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं हुआ था। चांद खान की लाश देखकर मेरे बदन में एक झरझरी सी पैदा हुई। बड़ी पुरइसरार मौत थी उसकी, और वाकई उसके जिस्म या चेहरे पर तशद्दुद का कोई निशान नज़र नहीं आया। हम वापस आकर थाने में बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद 2 SI ताहरा खानम और सायरा के साथ अंदर दाखिल हुए। ताहरा खानम शोला जवाला बनी हुई थी, आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार थे। हम दोनों को देखकर वो चौंक पड़ी। तुम यहाँ कैसे? दानी सरकार, आप तशरीफ़ रखिए प्लीज़, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ़ एक बात बताओ इंस्पेक्टर, तुमने मेरे मुलाज़म पर मेरी मर्ज़ी के बगैर हाथ कैसे डाला? आप बराह करम तशरीफ़ तो रखिए, मैं आपको पूरी तरह मुतमिन करना चाहता हूँ। मुतमिन तो मैं तुम्हें करूँगी, समझे? बात कितनी ही संगीन क्यों ना होती, उसे गिरफ़्तार करने से पहले तुम मुझे एक टेलीफ़ोन नहीं कर सकते थे, जबकि तुम्हें मेरे पास हाज़िरी देनी चाहिए थी। अब ये वक्त आ गया है मेरे ऊपर कि तुम जैसे टके टके के लोग मेरे आदमियों पर हाथ डालने लगें।
दानी सरकार, आप मुझे टके का आदमी कह सकती हैं, कानून को नहीं। अगर आप ये समझती हैं कि मैंने एक कानूनी अमल करके आपकी तौहीन की है तो आप मर्ज़ी की मालिक हैं, मेरे ख़िलाफ़ जो चाहें कर लें। मैं आपको किसी तरह का चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। और ये बता देना भी ज़रूरी समझता हूँ आपको कि चांद खान ने एक बार भी आपका नाम लिया होता तो यकीनन मैं आपसे रजू करता। मुझे तो उसने आखिर तक नहीं बताया कि वो कौन है और कहाँ काम करता है, मगर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है ये बताओ। आप तशरीफ़ तो रखिए। इंस्पेक्टर नादिर खान ने लिहाजत से कहा और ताहरा खानम बड़ी नहूसत से एक कुर्सी पर बैठ गईं। सायरा मेरे पास आ गई थी। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? यहाँ खेल ही गलत हो गया है सायरा, बड़ी अजीबोगरीब सी बात हुई है। ताई जान, मैं आपसे इस बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले मैं इस शख्स से ये सवाल कर रही हूँ कि इसने मेरी इजाज़त के बगैर ये जुर्रायत कैसे की। अगर आप पूरी बात सुनना पसंद करें तो मैं आपको यहाँ मौजूदगी की वजह बता दूँ। मैंने कहा। ताया अबू बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। यकीनन ताहरा खानम ने उनकी बातचीत बंद थी। ताहरा खानम ने भी उनकी तरफ रुख नहीं किया और बड़े पुरगुरूर अंदाज में कुर्सी पर बैठी हुई थी। ताई जान, ये बात तो आपको मालूम है कि पापा की लाश एक फ़्लैट से दस्तयाब हुई थी। ठीक है, फिर उस फ्लैट में किसी और की मौजूदगी का कोई निशान नहीं मिला। पड़ोसियों ने यह बताया कि एक मुलाजम जिसका नाम चांद खान था फ्लैट की सफाई करने आ जाता था। चांद खान के बारे में पुलिस को मज़ीद कोई तफसील नहीं मिली। अलबत्ता उसके हुलिये के बारे में पुलिस को मुकम्मल तफसील मिल चुकी थी। बहर तो नादिर खान साहब को इस हुलिये का एक शख्स नज़र आ गया और ये भी पता चल गया उन्हें कि इसका नाम चांद खान है, तो वह उसे पकड़कर थाने ले आए और उन्होंने इसके बारे में फ़्लैट के आसपास के लोगों से तस्दीक करवाई। तो सब लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि यही वो मुलाजिम है जो फ़्लैट की सफाई वगैरह करने आ जाता था। बकवास, झूठ, फ्रॉड। मेरा आदमी भला किसी फ्लैट की सफाई करने क्यों जाएगा? बता देती हूँ, मैं अपने मुलाजमों को बड़े से बड़े दफ्तरों के आला मुलाजमीन को भी ना मिलता होगा। बात बेशक खौफनाक है। बहरहाल हमने चौका थाने में FIR लिखवाई हुई थी और तफ्तीश के बाद इस FIR में उस मुलाजम चांद खान का जिक्र भी किया गया था। चुनाचा इसी के तहत नादिर खान साहब ने चांद खान को गिरफ़्तार किया। फिर एक और हादसा हो गया जो नाकाबिले फ़हम है। चांद खान की अचानक लापत में मौत वाक़या हो गई। मैंने इंकशाफ किया। क्या? ताई जान की धाड़ गूंजी और वह कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। सायरा भी भौंचकी रह गई। ताई जान का चेहरा लाल भभूका हो गया, आंखें गहरी सुर्ख हो गईं। कुछ लम्हों तक उनकी यही कैफियत रही। फिर उनकी थर्राई हुई आवाज़ उभरी, मार डाला तो तुमने उसे कत्ल कर दिया। तुमने उसे, मगर क्यों? क्या चाहते थे तुम उससे? ताई जान खूनी निगाहों से नादिर खान को घूर रही थी और नादिर खान के चेहरे के असरात बिगड़ते जा रहे थे। उसने उंगली उठाकर कहा, मैडम, आप भूल रही हैं कि आप थाने में बैठी हुई हैं और मैं यहाँ का SHO हूँ। मैंने किसे मार डाला, किसे कत्ल कर दिया, ये आपकी सोच है। इस शख्स पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। ये एक ऐसी जगह कई बार नज़र आया था जहां एक मुअज़्ज़ज़ शख्स को कत्ल कर दिया गया था। इसका हुलिया आसपास के लोगों ने बताया था और FIR में बाकायदा इसका नाम दर्ज था। जब ये हमें नज़र आया तो हमने उसे गिरफ़्तार कर लिया। हमने उससे उस फ्लैट के बारे में पूछा। हमारी तफ्तीश ज़रूरी थी और तुम दौरान तफ्तीश इस कदर बेकाबू हो गए कि उसे हलाक कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। आप उसकी लाश ले जाइए, उसका पोस्टमार्टम कराइए और उसके बाद मुझे सज़ाए मौत दिलवा दीजिए। मैडम, हमें इस तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ता है। आप जैसे शिद्दत पसंद लोगों से बहरहाल अपनी जान बचानी पड़ती है। लम्हों में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। इंस्पेक्टर, अपने आप को होशो हवास में रखो। ठीक है, मैं देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे करो। उसकी लाश गायब करवा दो, उसकी गिरफ्तारी को ज़ाहिर ही ना करो। उठो शहाब, उठो, मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ आओ। एक लम्हे के अंदर फ़ैसला करना था। ताई जान बुरी तरह बफरी हुई थी और मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं उनके साथ चला जाऊँ। उनकी बात मानकर ही उनका गुस्सा ठंडा कर सकता हूँ। इस दौरान ताया अबू बिल्कुल खामोश बैठे रहे। ताहरा खानम ने उन्हें इस तरह नज़रअंदाज कर दिया था जैसे उनसे वाकफियत ही ना हो। ताया अबू से माजरत करके मैं उठ गया। ताया अबू, आप घर चले जाएं, मैं ज़रा ताई जान के साथ जा रहा हूँ। ताया अबू ने बेचैन निगाहों से मुझे देखा लेकिन मुंह से कुछ ना बोले। बाहर आकर मैंने
उनकी गाड़ी का रुख किया और उसमें बैठ गया। फिर हम लोग ताई जान की शानदार कोठी में दाखिल हो गए। वो गुस्से से खौल रही थी। मैंने वही किया जो किया जाता है। हज़ारों वाक़यात इसी तरह के हो चुके हैं। ये लोग किसी भी बात को उगलवाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए बआसानी किसी की ज़िंदगी ले लेते हैं। लेकिन चांद खान मेरा मुलाजम था, मैं उसकी मौत को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। हम लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। ताई जान ने सायरा से कहा, मुझे बहुत ही उम्दा किस्म की काफ़ी पिलवाओ और सर दर्द की कोई गोली भी ले आना। शहाब तुम क्या कहते हो इस बारे में? उन्होंने सायरा को हदायत देकर मेरी जानब रुख करके कहा, ताई जान ये हकीकत है कि जब हम उस फ्लैट पर तफ्तीश के लिए पहुंचे थे तो फ्लैट के सामने रहने वाले एक साहब ने चांद खान का जिक्र किया था और उसने ही चांद खान का मुकम्मल हुलिया भी पुलिस अफीसर को बताया था। और जब हमने FIR लिखवाई थी तो उसमें चांद खान का नाम खसूसी तौर पर दर्ज करा लिया गया था। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पुलिस अफसर को कातिल ना करार दें, ये मुनासिब नहीं होगा। वो तफ्तीश कर रहा है और उसकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, मगर चांद खान उसकी तहवील में मरा है। आप चाहें तो उसका पोस्टमार्टम करवा सकती हैं, पता चल जाएगा। वैसे बज़ाहिर उसके जिस्म के किसी भी हिस्से से तशद्दुद के आसार नहीं मिले। ज़ाहिरा वापस आ गई थी। उसने कहा, हाँ मम्मा, शहाब ठीक कहते हैं। अगर वो तशद्दुद से नहीं मरा तो फिर तो पुलिस अफीसर को कातिल करार देना मुनासिब बात नहीं, और अगर कोई पुरइसरार मौत मरा है तो फिर हमें ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ताहरा खानम किसी सोच में डूब गई। मुलाजमा ने काफ़ी लाकर रख दी। उन्होंने काफ़ी पी और उसके बाद बोली, शहाब पुलिस अफीसर को फ़ोन करो कि वो लाश यहाँ भिजवा दे। उसकी तदफीन का इंतज़ाम हम खुद करेंगे। बहरहाल वो हमारा वफ़ादार मुलाजम था। मैं फ़ोन किए देता हूँ, मैंने कहा, और उसके बाद मैं नादिर खान को फ़ोन करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैंने बात कर ली है, वो लाश को यहाँ भिजवा दे। ताहरा खानम उसकी तदफीन का इंतज़ाम कर देंगी। नादिर खान ने उस बात को कबूल कर लिया था। बहरतौर उसके बाद थोड़ी देर तक मैं ताई जान के साथ रहा। वो चांद खान के बारे में अजहार करती रहीं। दरअसल चांद खान तवील अरसे से उनके यहाँ मुलाजम था, उसका और कोई नहीं था। मैंने इजाज़त तलब की तो ताई जान ने मुझे इजाज़त दे दी। घर पहुंचा तो ताया अबू बरामदे में टहलते हुए नज़र आए। मुझे देखकर चंद कदम आगे बढ़े और बोले, मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, क्या हुआ? कुछ नहीं ताया अबू, उस मुलाजिम की लाश ताई जान को भिजवा दी गई है और पोस्टमार्टम। इस ख्वाहिश का इजहार ताई जान ने नहीं किया। तुमने देखा उन मोहतरमा को, ये मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भाई की बीवी। इनका रवैया मेरे साथ कैसा रहा? इंतहाई नामकूल, और उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बहुत ही बद इखलाक खातून हैं। ताया अबू उसके बाद कुछ नहीं बोले। मैं ममा के पास पहुंच गया। दानिया की हालत खासी बेहतर नज़र आई। सुल्ताना और हीरा अब उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं और वो उनके साथ खुश नज़र आती थी। खासी जहनी कोफत हुई मुझे इस सारे मामले में, और मैं सोच रहा था कि ताई जान इंतहाई ख़तरनाक औरत हैं, उनसे किस तरह के ताल्लुकात रखे जाएं। ताया अबू के साथ उन्होंने बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly